चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th NCERT मैथ्स, और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। तो पहले थोड़ा सा देखते हैं कि चैप्टर में आखिर हमको करना क्या है, ठीक है। फिर समझते हैं चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, और फिर शुरू करेंगे कुछ 3.1 का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे पास 3.1 इंट्रोडक्शन, 3.1 इंट्रोडक्शन जो हम आज शूट कर रहे हैं, फिर 3.1 एग्जाम्पल्स, और फिर 3.1 एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ये हमारा रहेगा 3.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ये हमारा रहेगा एक्सरसाइज 1 का एजेंडा, कि पहले हम 3.1 का इंट्रोडक्शन जो हम अभी शुरू करेंगे अब से कुछ देर बाद, फिर 3.1 के एग्जाम्पल्स करेंगे अपनी एनसीईआरटी के बुक के, और फिर 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। और फिर यही सेम तीन चीज़ें हम 3.2 में और यही फिर 3.3 में, क्योंकि 3 एक्सरसाइज हमारे पास चैप्टर के लिए है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, टाइम लगने वाला है इसमें। तो अभी शुरू करते हैं 3.1 का इंट्रोडक्शन। उससे पहले समझते हैं जरा चैप्टर के नाम का मतलब, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्योंकि कई सारे वर्ड्स हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इन सभी वर्ड्स का मतलब पता हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो 3.1 का इंट्रोडक्शन को स्टार्ट हम करें, इससे पहले हम चलते हैं जरा थोड़ा सा क्लास 9th में। क्लास 9th में जाना जरूरी इसलिए है कि क्लास 9th में हमने एक चैप्टर नंबर 4 किया था। क्या किया था हमने क्लास 9 में? चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। याद करो, जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उस चैप्टर को हमने क्लास 9th में किया था, और अब उसी चैप्टर को हम उससे आगे का अब क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब साफ साफ हुआ कि जब हम क्लास 10th में इस चैप्टर को पढ़ेंगे आगे का, तो थोड़ा सा क्लास 9th का लिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो थोड़ा सा मुझको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 5-10 मिनट में करा दूंगा। जिन बच्चों को अभी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 याद नहीं आया, उसमें हमने क्या किया था, किस तरह के क्वेश्चन किए थे, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके पहले उस चैप्टर को जरूर देखें एक बार, क्योंकि उससे आगे का ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्लास 9th में आप याद करो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती थी, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे इनको पेयर में। जो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे पेयर में, मतलब एक साथ हम दो को पढ़ेंगे। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो होगी, लेकिन पेयर में होगी, दो इक्वेशंस एक साथ होंगी। तो जब यार हमको दो इक्वेशंस एक साथ पढ़नी है, तो पहले हमें कुछ पता तो हो कि एक का ही क्या रोल होता है, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है, जो भूल गए हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे और क्लास 9th का चैप्टर के एक बार थोड़ा सा रिवाइजन जरूर कर लेंगे। कुछ बाकी मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं ज़रा क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। लीनियर इक्वेशन, पहला वर्ड क्या है, लीनियर। लीनियर मतलब याद करो, जिसकी डिग्री 1 हो, वो इक्वेशन लीनियर कहलाती है। जिसकी डिग्री कितनी हो, 1, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड का मतलब जिसमें LHS के इक्वल टू कोई ना कोई RHS लिखी हुई हो, भले ही वो कुछ भी लिखी हुई हो। इससे मतलब नहीं कि क्या लिखा हुआ है। लीनियर का मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल इन द इक्वेशन हैव मैक्सिमम पावर 1। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो वो 1 हो। क्लियर। इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, 2x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी हो, मतलब एक LHS हो इक्वल टू एक RHS हो, मतलब इक्वल टू जरूर हो, तो क्या बोली जाती है, इक्वेशन। टू वेरिएबल, और टू वेरिएबल मतलब यहाँ पर होने चाहिए 2 वेरिएबल। तो हम चैप्टर का नाम समझ रहे हैं। एक तो चैप्टर का नाम क्या है, और क्लास 9th हमने क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर क्यों है कि पावर 1 है, इक्वेशन भी है, लेकिन ये एक ही वेरिएबल में है। इसको हम फिलहाल नहीं पढ़ने वाले हैं। हमको पढ़नी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कुछ इस तरह की होगी, 2x + 3y
प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलते थे क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। याद करो, इसकी जनरल फॉर्म आपको बताई थी। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर आपको बताया गया था कि वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर। a, b, c क्या होंगे यहाँ पर? रियल नंबर्स। और a और b दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ जीरो नहीं होंगे। कोई एक हो सकता है, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। साइमल्टेनियसली एक साथ जीरो नहीं हो सकते दोनों, क्योंकि अगर a भी जीरो हो गया और अगर b भी जीरो हो गया, सपोज दैट a जीरो हो गया तो 0 इंटू एक्स, b भी जीरो हो गया साथ साथ तो 0 इंटू वाई, तो इक्वेशन में तो वेरिएबल बचा ही नहीं, ये भी जीरो, ये भी जीरो, c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कहाँ से रह गई? तो कुछ इनवैलिड सी चीज़ बन के आ गई। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होती है? ये कंप्लीट फॉर्म को बोलते हैं जनरल फॉर्म। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स, जहाँ a और b दोनों साथ साथ जोड़ नहीं सकते, कोई एक हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते थे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 9 में पढ़ा था हमने। और ज़्यादा गहराई में जाना है तो आप जा सकते हैं क्लास 9 की वीडियो पर। तो जरा देखते हैं, कुछ इक्वेशन बना के देखते हैं। अभी हम क्लास 9 का चल रहा है। तो जनरल फॉर्म होती थी, याद करते हैं जरा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कुछ इक्वेशन बनाते हैं। चलो, हमने कहा वैल्यू ले लेते हैं, a की 1, b की -2, c की 3। तो क्या बनी इक्वेशन? a की वैल्यू 1 इंटू एक्स, b की वैल्यू -2 तो 2 इंटू वाई, c की वैल्यू 3। ठीक है, तो इक्वेशन बन के आ गई x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्योंकि पावर 1 है वेरिएबल की, वेरिएबल 2 है। अब हमने दोबारा से लिया एक और, सपोज दैट a की वैल्यू 2, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर, b की वैल्यू -5 या +5, c की वैल्यू -7, कुछ भी लो, पुट करो। a की वैल्यू 2 तो 2x, b की वैल्यू 5y, c की वैल्यू क्या रखी? -7 इज इक्वल टू 0। तीसरा लेते हैं, अगर a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 3। अगर a की वैल्यू 0 भरोगे तो 0x, b की वैल्यू 8 भरोगे तो 8y, c की वैल्यू 3 भरोगे तो 3। तो हम a को भी 0 ले सकते हैं, b को भी 0 ले सकते हैं, लेकिन एक ही इक्वेशन में दोनों को एक साथ 0 नहीं ले सकते कि एक इक्वेशन में a और b को हमने साथ साथ 0 ले लिया। ठीक है, और इसी बात को हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख देते हैं कि a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 0। a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है a और a एंड b आर नॉट बोथ टू 0, दोनों इक्वल 0 के नहीं है। तो ये तो थी क्लास 9th की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या मतलब है मैंने बता दिया है आपको कि दो इक्वेशन एक ही होगी, लीनियर होगी, वेरिएबल 2 होंगे, जहाँ पर a b c कॉन्स्टेंट होंगे और a और b दोनों साथ साथ 0 नहीं होंगे, कोई एक हो सकता है। दूसरा क्या बताया था हमने? कुछ मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस बना के भी दिखा दी है कि लीनियर इक्वेशन बनती कैसे है। कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं ABC की, जो मन में आए, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन A और B को एक साथ 0 नहीं ले सकते। C 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप जा सकते हैं क्लास 9th की वीडियो में। ठीक है, तो ये तो था हमारा छोटा सा क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हल्का सा इंट्रोडक्शन। ठीक, इसको अगर चाहो तो नोट कर सकते हैं। अभी देखते हैं हल्का सा और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन जरा याद करेंगे हम कि क्लास 9th में हमने किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड किया था। सॉल्यूशन, ये भी क्लास 9th की ही बात है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक हो गया। हमने कहा x प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर होगी बात? अब जरा याद करो कि हमने जब 9th क्लास में आपको इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन फाइंड करने बताए थे,
सॉल्यूशन कितने होते हैं ये भी बताया था, और इसका ग्राफ ड्रॉ करना ही बताया था। ये सब बातें क्लास 9 की थी। अब हमें इस इक्वेशंस के क्लास 10th में हमें इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में तो बात करनी ही है, इसके ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पेयर में करेंगे। ठीक है, तो ज़रा समझते हैं क्लास 9 का फिर से एक बार हल्का सा, क्या होता है सॉल्यूशन। तो याद करो x और y की वे वाली वैल्यू, x की कोई वैल्यू होगी समथिंग, मान लो a होगी, और y की वैल्यू कितनी होगी, मान लो b होगी। ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएंगी। दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इफ, अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करके LHS RHS इक्वल आ जाए, याद है ना। और इसका तरीका भी आपको बताया गया था क्लास 9th में कि किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो तरीका याद करो, x इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर भेज देते हैं, 16 भी उधर गया माइनस में, 4y भी उधर गया माइनस में, याद है ना। और अब इसमें आप y की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी जो मन में आ रहा है, y की जगह कुछ भी पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मानो मैंने y की जगह 1 पुट किया, तो x इज इक्वल टू -16 -4y की जगह 1 रख दिया, तो x इज इक्वल टू -16 -4 x इज इक्वल टू -20। तो x की वैल्यू -20 कब आई, जब y की वैल्यू 1 रखी। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कितना हुआ, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हुआ x की वैल्यू कोमा y की वैल्यू। ठीक, और इसी तरह हम किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने यहाँ y की वैल्यू 1 रखी तो हम कोई भी रियल नंबर रख के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर y की इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख कर निकाल सकते हैं x की वैल्यू। जो x की वैल्यू आएगी और जो y की रखेंगे उनको लिखेंगे ऐसे पेयर में, और वो बोला जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो x और y की ये वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कही जाती है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। और एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है। ठीक, फिर हमने आपको बताया था उसके बाद कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो आप जरूर देखें एक बार। सपोज दैट मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, रफ आइडिया। एक्चुअल में ग्राफ इसका ऐसा बनेगा नहीं, ग्राफ बनाना हम आपको बताएंगे अलग से, अभी जब हम पहुँचने वाले थोड़ी देर में। मान लिया कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये वैसे गलत है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा नहीं, लेकिन आप ग्राफ बनाना अगर चाहें तो हम आपको अभी 10th क्लास में बताएंगे भी, हमारे सिलेबस में है भी। आप क्लास 9th की वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में, कि कैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। फिलहाल नहीं बता रहा हूँ कि ये कैसे, ये गलत है वैसे, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो ये एक तो ये बात याद रखनी है आपको, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये कैसे बना, उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो क्लास 10th में हम पढ़ने वाले हैं, कुछ देर बाद बताऊँगा आपको। अगर आपको अभी समझना है तो आप जाकर देख सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। तो जो सॉल्यूशन होता है ना, ये जो पॉइंट है, ये इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करता है, चाहे वो यहाँ हो यहाँ हो। तो क्योंकि इस लाइन पर इनफाइनाइट्स पॉइंट मौजूद हैं, इस लाइन पर इनफाइनाइट्स पॉइंट्स हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट ही इस लाइन का, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का बोले जाते हैं। ये सारे पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन है, ये भी उनमें से एक है। ये पॉइंट भी इसी लाइन, इसी पर लाई करेगा। सपोज हमने मान लिया, हो सकता है कि माइनस प्लस ये पॉइंट यहाँ कहीं पड़ रहा हो, जाके हो सकता है यहाँ पड़ रहा हो, तो ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो हमने अभी पढ़ा है सब कुछ, क्लास 9 की बातें। यहाँ पर कुछ भी अभी हमने कुछ भी अभी तक हमने नया स्टार्ट नहीं किया, समझ में बात को समझे बहुत ध्यान से। तो अभी हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है समझ लिया है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म बता दी है, ax + by + c = 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a और b बोथ नॉट इक्वल टू 0, साथ साथ 0 नहीं हो सकते। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है बता दिया है, कैसे फाइंड करते हैं ये बता दिया है। ठीक है, एक्स और वाई की वाली वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसका ग्राफ भी बनता है, वो भी बता दिया है। ठीक, तो ये सब हमने क्लास 9 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, जो आपको पता होना चाहिए। अब हम इससे आगे का बात करेंगे, थोड़ा इससे आगे की चलते हैं। अब हम आते हैं क्लास 10 पर, लेकिन आपको पहले ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप क्लास 9 की इंट्रोडक्शन वीडियो जिसका लिंक आपको
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा, वहाँ जाकर आप जरूर देखें एक बार। ठीक, तो ठीक है, ये नोट करो और शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर। अब आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो अब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो अब कुछ भी अलग नहीं है, अभी हमने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लिख देते हैं हम एक 2x + 3y, कुछ भी जो मन में आए, -7 = 0। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने लिख दी है, हमेशा लिखते हैं इस फॉर्म में, ax + by + c = 0। ये बात तो क्लास 10 की थी, लेकिन हमने क्या कहा, पेयर ऑफ। अब दो होंगे एक साथ, मान लो एक और है 3x - 8y - 9 = 0। अब हमको दो इक्वेशन एक साथ स्टडी करनी है। क्लास 9 में हमने केवल एक इक्वेशन स्टडी की थी क्वेश्चन में, अब हमको हर क्वेश्चन दो मिलेंगे एक साथ। बस ये काम क्लास 9 से यहाँ अलग हो रहा है, कुछ भी अलग बाकी नहीं होगा। क्या होगा, एक साथ दो इक्वेशन, क्योंकि नाम ही क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और एग्जाम में इन क्वेश्चन की पहचान भी बड़े आराम से हो जाती है कि दो इक्वेशन लिखी भी आएंगी, दो वेरिएबल में आएंगी, एक्स और वाई में, और पेयर में आएंगी, कभी भी एक इक्वेशन नहीं आएगी। अब हमको पढ़ना है कि अगर ऐसी इक्वेशन हमारे सामने आती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या क्या हो सकता है, इसके हम स्टडी करने वाले हैं। और ग्राफिकली करेंगे। 3 तरह के क्वेश्चन हमारे पास है ग्राफिकली, एक है सब्स्टिट्यूट मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड, जो हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे चैप्टर के लास्ट तक। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब सुनो, जहाँ से आपको नोट करना है, जहाँ से आपको बातों को नोट करना है। सबसे पहला हमारा जो क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी समझते हैं जनरल फॉर्म। जिस तरह अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लास 9th की इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखवाई थी ना, ये तो एक के लिए थी। अगर पेयर में आ रही है तो पेयर में आ रही है तो ये होगी a1x + b1y + c1 = 0, क्योंकि पेयर में आ रही है ना, तो दो लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0, जैसे ये लिखी हुई है। भाई ये 2 हो गया, मान लो ये 3, ये हो गया -7, ये क्या हो गया 3, ये -8, ये -9। सिंपल, a1x b1y c1 = 0, a2x b2y c2 = 0, वेयर ये आपको पता होना चाहिए, लिखो a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। ये सभी के सभी क्या होंगे, रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, वेयर ये याद रहे, वही बात होगी कि a1 और b1 साथ 0 नहीं होंगे और a2 b2 भी साथ 0 नहीं होंगे। तो वो इस बात को थोड़ा इससे लिखने में ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। क्लास 9 कैसे लिखते थे, अब स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाते हैं, इस बात को ऐसे लिखेंगे a1² + b1² = ≠0, और साथ a2² + b2² ≠ 0। इन बात का मतलब भी यही है। कभी सोचो कि क्या लिख दिया, इसका मतलब ये है कि a1 और b1 साथ 0 नहीं है, ऐसे ही a2 और b2 साथ 0 नहीं है। चाहे ऐसे लिख देना और या ऐसे लिख देना, एक ही बात है, वैसे आप ये लिखो तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जनरल फॉर्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। अब ये मैंने आपको चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है कि हमको क्वेश्चन किस तरह के मिलने वाले हैं। ठीक, अब ये बात आपको याद रखनी है, ये बात हमारे क्वेश्चन बार आएगी नीचे वाली कि a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है, बस ये आपको पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन में आपको माइंड में फिट होनी चाहिए पहले से ही कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 रियल नंबर्स हैं, जहाँ a और b साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक, तो उसको नोट करेंगे तुरंत, और इस रूप के क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं करने के लिए, इस तरह के। ये बात हम बार बार नहीं लिखेंगे, टाइम लगता है। ठीक है, अब नोट करो पहले। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर चक्कर क्या है सारी कहानी का, हमको यहाँ पर करना क्या है, हमको यहाँ पर करना क्या है। देखो एक बात को समझो, वो तो नोट कर लेते ना आपने, जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखते हैं ना, तो लिखेंगे L1 और यहाँ का लिखोगे L2, L1 और L2। L1 मतलब लाइन 1, ठीक है, और L2 मतलब लाइन 2। अब कहोगे ये लाइन कहाँ से आ गई, देखो ये है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन जब उसका ग्राफ बनता है तो वो क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको,
तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रही है, शो कर रही है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है। अभी बनाएंगे इसको हम। तो इसका मतलब लाइन 1, L1 मतलब ये लाइन 1 के लिए है, और L2 मतलब ये लाइन 2 के लिए है। और ये 3 लाइन मैंने खींची है, आप समझना ये इक्वल होता है और ये होता है इक्विवेलेंट। अगर दो है ना ये इक्वल, तो इक्वल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक, तो क्योंकि L1 इस लाइन को शो कर रहा है तो यहाँ पर इक्वल लगता है, इक्विवेलेंट लगेगा सिंपल। ठीक है, तो L1 इस लाइन के लिए मतलब L1 शो कर रहा है इस लाइन को, L2 शो कर रहा है इस लाइन को। ठीक, अब हमको इस चैप्टर में सारा काम लगभग ग्राफिकली करना है पहले एक्सरसाइज में। तो अब होना क्या है, बात को ध्यान समझो कि होना क्या है। देखो हमारे पास 3 तरह के केस बन सकते हैं। अगर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है, अगर मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइन है, मान लो, याद रखना हमेशा एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखी हुई होगी तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और ये हमको अपने क्लास 10th के इस चैप्टर में करना भी है। क्वेश्चन में ग्राफ बनाएंगे भी हम लोग, आप ग्राफ की कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे। ठीक है, ये हमने क्लास 9th में बताया था आपको कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफ बनता है, और वो ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, कभी कभी मेरे मुँह से अगर इसको लाइन वर्ड निकल जाए तो ये मैं सोचूं कि लाइन के बोल रहा हूँ मैं इसको, ये इक्वेशन है, लेकिन जब ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। जब ये ऐसे लिखी हुई होगी, जब ये ऐसे लिखी हुई होगी तो लाइन लिखी, तो क्या लिखी हुई है, इक्वेशन। जैसा ग्राफ बनेगा तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो इन बातों में कन्फ्यूज नहीं होना है कि मैं कभी इसको लाइन बोल दे रहा हूँ या मैं कभी इसको इक्वेशन बोल रहा हूँ, बात एक ही है। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, जब हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, मान लो मैंने इसका भी ग्राफ बनाया तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, मैंने इसका भी ग्राफ बनाया तो एक स्ट्रेट लाइन और आएगी, 2 स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइन आ रही है, मान लो ये तो है इस पहली लाइन का ग्राफ L1 का L1, और ये है इस दूसरी लाइन का ग्राफ L2 का L2। ठीक, तो या तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्ट मतलब जब 2 लाइनें दूसरे को कट कर रही हो, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमने पहले एक लाइन बनाई L1, ये मैंने क्या बनाई लाइन पहले L1, अब मैंने दूसरी बनाई और इत्तेफाक से बाय चांस वो लाइन भी इसी को ओवरलैप कर रही है, वो भी इसी के ऊपर बन जा रही है ऐसे L2। इसको बोलते हैं कोइंसाइड लाइन। जब लाइन एक के ऊपर एक आ जाए तो क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। ये दोनों लाइन है, पहले L1 बनाई, ये आई कैसे है ये हम ग्राफ पे समझेंगे, थोड़ी देर बाद समझेंगे कि पहले हमने L1 बनाई थी यहाँ पर, फिर L2, तो दोनों दूसरों को कट कर रही हैं। या ऐसा हो सकता है कि दोनों दूसरे के ऊपर जा रही हैं, एक के ऊपर एक, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दूसरे के पैरेलल हों, पैरेलल लाइन, ये L1 ये L2, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक, और अब बात को समझो कि ये 3 मैंने कहाँ से बताया आपको। अगर मैं आपको आपकी कॉपी पर, जो आपके पास कॉपी है सामने पेज होगा, मैं कहूँ कि पेंसिल लो और एक फिटी लो, स्केल लो, 2 लाइन ड्रॉ करो, तो अब बस ये 3 ही पॉसिबिलिटी है दुनिया के अंदर, चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो 2 लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी जो आप अपनी कॉपी में बनाओगे, या तो दोनों लाइनें दूसरे को कट करेंगी, या वो ओवरलैप करेंगी, या वो पैरेलल होंगी। चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब भी हम कभी भी 2 स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएंगे, अब मान लो सपोज करते हैं कि ये मेरा ग्राफ का पेपर है, ये मेरा ग्राफ का पेपर है, जो ग्राफिक कॉपी होती है ना, क्योंकि ये सब काम मुझे ग्राफिक कॉपी पे करना है। वैसे ग्राफ कैसे बनेगा वो हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। जब हम अपने ग्राफ के पेपर पर इन लाइन को ड्रॉ करेंगे तो 3 बातें संभव है, ये वाली, या तो हमारी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि 2 लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, या हमारी दोनों लाइन ओवरलैप करेंगी, एक के ऊपर एक आएंगी, एक दूर ढक के जाएंगी, या हमारी दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। ये बातें हमने आपको जब बताई है। ठीक है, तो अब हमें इन्हीं तीनों की कंडीशन समझनी है डिटेल में। इन तीनों के कुछ फॉर्मूले वगैरह भी हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे केवल देख के। मान लो मैं ये कहूँ कि ये 2 लाइनें हैं, 3x - 2y - 9 = 0 और 4x - 7y - 12 = 0, और हमने कहा कि बताओ ये जो 2 इक्वेशन है इनका तो ग्राफ बनेगा। मतलब जब हम इन दोनों ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताएंगे थोड़ी देर बाद आपको।
तो इनका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा वाला होगा या ऐसे वाला होगा या ऐसे वाला होगा, मतलब कि इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसाइड होगा या फिर पैरेलल होगा। तो इसके करने के कुछ तरीके, कुछ मेथड अब हम यहाँ पर इस वीडियो में थोड़ा सा आगे समझेंगे, जिसके बारे में मैं आपको कुछ अभी एक टेबल है बताऊँगा। उस टेबल में मैं आपको समझाऊँगा सारी बातें कि किस तरह हम कंपेयरिंग करेंगे, ग्राफ बनाने का क्या तरीका है, केवल देख के, बाय ऑब्जर्वेशन, सिर्फ देख के ही हम बता देंगे, सब तरीके बताए जाएंगे आपको। हम देख के ही बता देंगे कि ये लाइन ऐसी है या फिर ये लाइन्स ऐसी हैं या फिर ये वाली लाइन हमारे पास इस तरह की है। ठीक, तो फिलहाल आप एक बात समझें कि जिस क्वेश्चन में, नोट कर लेना बातें अभी, जिस क्वेश्चन में हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग आ रही है या फिर कोइंसाइड आ रही है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ये इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। अगर हमारी इक्वेशंस का ग्राफ इंटरसेक्टिंग वाला आया तो भी कैसे कही जाएंगी, कंसिस्टेंट। अगर हमारी इक्वेशन का ग्राफ कोइंसाइड आया तो भी कैसे कही जाएंगी, कंसिस्टेंट। और अगर हमारी इक्वेशंस का ग्राफ पैरेलल लाइन वाला आया तो बोली जाती है इनकंसिस्टेंट लाइन्स, इनकंसिस्टेंट लाइन। नोट कर लेना सब बातें, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, सॉरी लाइन्स तो ग्राफ में होंगी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी पहले बताया था कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन। ऐसे ही इनके भी सॉल्यूशन निकलेंगे, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फिलहाल बस मैं आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब बता रहा हूँ। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि हम इनको सोल्व कर सकते हैं, ये सोल्व हो जाएंगी। ठीक, फिलहाल इतना समझेंगे कि ये सोल्व हो जाएंगी। ये देखो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये लिख दो खाली। फिलहाल कंसिस्टेंट का मतलब बता रहा हूँ, दूसरा मतलब क्या है। अगर हमें बोलना ना कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो इसका दूसरा मतलब सिंपल ये होता है कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम इन इक्वेशंस का, इन वाली का भी और इस वाली का भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हमारी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, यानी कि उनका ग्राफ अगर पैरेलल है, तो हम उनका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। ये सब आपको भी ग्राफ में समझाया जाए थोड़ी देर बाद। फिलहाल आपको मैंने कंसिस्टेंट का और इनकंसिस्टेंट का मतलब बता दिया। कंसिस्टेंट का मतलब लाइन सोल्व हो जाएंगी, इक्वेशन सोल्व हो जाएंगी और सॉल्यूशन मिल जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, तो दुनिया में सॉल्यूशन इनका है। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन हमको इनका नहीं मिलने वाला, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन। ठीक, तो ये इतना नोट करो। अभी फिर आप अभी आपको भी थोड़ा सा आगे भी समझाएंगे, नोट करो पहले। अब जैसे कि हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर एक ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी हुई हो तो इसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल का पेयर, दो को पढ़ रहे हैं एक साथ। ठीक, दो को पढ़ रहे हैं हम एक साथ। तो मान लो कि 4x + 3y - 12 = 0, ये एक इक्वेशन है। और 2x + 6y - 18 = 0, ये एक दूसरी इक्वेशन है। ये मेरे पास दो इक्वेशन है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हमको इनके सॉल्यूशन के बारे में यहाँ बात करनी है। फिलहाल आपके दिमाग से एक बात हटाना चाहूँगा कि क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो केवल एक ही थी, और एक ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये बात क्लास 9th में चली गई। अब है पेयर। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर में है तो देखो तीन बातें होती हैं, या तो इनका होगा ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब कोई पेयर ऐसा होगा जिनका एक ही सॉल्यूशन हो, या फिर इसके हो सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनके क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर क्या हो सकता है इसका नो सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन हो ही ना। जब हम क्लास 9th की बात करते हैं ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, अगर एक ही हमारे पास में है, एक ही है, तब तो केवल एक ही बात बोली जाती है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कब, क्लास 9th में, जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते हैं, जब हम एक पढ़ते हैं। अगर मैं इस एक की बात करूँ, सिर्फ अकेले की, सिर्फ एक की, किसी भी एक की, तो इसकी कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। अगर मैं इस एक की बात करूँ अकेले की, तो इसकी कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट।
लेकिन जब इनको पेयर में पढ़ते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, और अब से मैं पेयर की बात करूँगा, तब 3 बातें संभव है। हो सकता है इस पेयर का केवल एक ही सॉल्यूशन हो, या हो सकता है इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो इस पेयर के, या हो सकता है इस पेयर का कोई सॉल्यूशन दुनिया में ना हो। समझ में आ गई बात? क्लास 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पेयर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ही, मगर पढ़ेंगे हम पेयर में। और पेयर में अगर हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो सॉल्यूशन एक ही होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब केवल एक। या फिर होगा इनफाइनाइट्स मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे होंगे। या फिर हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन हो ही ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सपोज करो कि मेरे पास मैंने x की वैल्यू निकालनी किस तरीके से, और मान लो x की वैल्यू आ गई a और y की वैल्यू आ गई b, और ये मैंने लिख दिया ऐसे ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर बना करके a b। ठीक, तो ये जो वैल्यू निकाली है ना हमने x और y की a और b, ये इक्वेशन इस पेयर का सॉल्यूशन तब कहलाएंगी अगर ये इसको भी सेटिस्फाई करे और ये इसको भी सेटिस्फाई करे। तो ये क्या बोला जाएगा कि ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब x और y की वे वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को LHS = RHS कर दे, उस पेयर का क्या बोला जाएगा? सॉल्यूशन। वही बात है क्लास 9th वाली कि अगर x और y की वैल्यू का एक ऑर्डर्ड पेयर दोनों को सेटिस्फाई करता है तो बोला जाता है कि ये इस पेयर का सॉल्यूशन है। तो हमने क्या लिखा पहले? नंबर 1 नोट करेंगे आप, वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यूज विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली, दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। x और y की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करती हो। ठीक, तो क्या बोला जाएगा? इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पेयर का सॉल्यूशन मतलब x और y की वी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो, वो क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ा ग्राफिकली। सॉल्यूशन का मतलब होता है, यहाँ पर सॉल्यूशन का आप इक्वल टू लगा लो। सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट्स ऑन बोथ लाइन, कॉमन पॉइंट्स ऑन बोथ लाइन्स। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉमन पॉइंट्स ऑन बोथ लाइन। मान लो सपोज करो मैंने इन दोनों लाइनों का ग्राफ ड्रॉ करा, करेंगे भी थोड़ी देर बाद, और इनका ग्राफ ऐसा आया, तो ये बताओ ये ग्राफ मान लो इस पहली वाली लाइन का है, लाइन 1 का, ये ग्राफ इस दूसरे वाली लाइन का है, लाइन 2 का। तो इन दोनों लाइनों पर कितने पॉइंट्स कॉमन है? मतलब ये कितनी जगह कट कर रही है? एक जगह कर रही है ना, सिर्फ एक जगह तो कर रही है, तो ये पॉइंट कॉमन हो गया ना। तो मतलब इस पेयर का एक ही सॉल्यूशन है, मतलब केस ये वाला है। ये तो लिखा सॉल्यूशन मींस कॉमन पॉइंट्स ऑन बोथ लाइन, दोनों लाइन पर जो पॉइंट है कॉमन कौन सा है? ये वाला पॉइंट कॉमन है ना, ये लाइन 1 पे भी है, ये लाइन 2 पे भी है। तो कितने पॉइंट्स कॉमन दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। अगर केस आता है वो ओवरलैपिंग वाला, ऐसा। अब बताओ अब कितने पॉइंट्स कॉमन है? अब तो इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है, बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन हो गए ना। तो अब क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब कॉमन पॉइंट्स ऑन बोथ लाइन। भाई यहाँ पर दोनों लाइन पर एक ही पॉइंट कॉमन है तो एक सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर पैरेलल लाइन की बात आती है तो अब दोनों लाइनों में कोई सा पॉइंट कॉमन है? एक भी नहीं है, तो नो सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गई बात? अभी इस सारी बात को हम इस टेबल में समराइज करने वाले हैं कि अगर दो लाइनों का, अगर दो इक्वेशंस का, दो लीनियर इक्वेशंस अवेलेबल का ग्राफ आपस में एक जगह कट करता है, एक जगह, तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर दो लाइनें ओवरलैपिंग कर रही हैं, एक के ऊपर जा रही हैं, तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और कैसे बोले जाएंगे? कंसिस्टेंट। थोड़ी पहले बताया था आपको, कंसिस्टेंट बोले जाएंगे ना, ठीक है। और अगर पैरेलल वाली बात आ गई तो कॉमन पॉइंट्स है ही नहीं, तो मतलब इनका कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक हो गया? तो ये भी लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। तो कितने कॉमन पॉइंट है? एक, तो एक सॉल्यूशन होगा। कब? इंटरसेक्टिंग वाली में। कितने कॉमन पॉइंट्स है? इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने कॉमन पॉइंट्स हैं? एक भी नहीं है, तो जीरो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब आइए इस बात को देखते हैं इस टेबल के अंदर जो आपको याद रखनी है।
तो पेयर ऑफ लाइन्स तो यही रहेंगी, तीनों केस में यही रहेंगी, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पहली लाइन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ये मेरे पास दूसरी लाइन। तो अगर हमें इनको समझना है कि कैसे कैसे लाइन हो सकती है, तो आपको ना इन रेशियो को कंपेयर करना है। आपको क्या करना है, रेशियो को कंपेयर करना है। रेशियो को जो ये है ना मेरे पास a1 पहली लाइन के a1 है, b1 है और c1 है। दूसरी लाइन में कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, a2 होगा, b2 होगा और c2 होगा। इन रेशियो को हम कंपेयरिंग करेंगे, ठीक, और देखते हैं इन रेशियो को कंपेयरिंग करने पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो सुनो, अगर आपने रेशियो फाइंड किया और a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आया b1 अपॉन b2 के, मतलब a1 और a2 का रेशियो और b1 और b2 का रेशियो आपस में इक्वल नहीं आया, ठीक, तो समझ जाना इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग वाली, मतलब ये वाली। इसको मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ टेबल को अपनी, समझ गए ना। ये लाइन 1 और लाइन 2 ग्राफ है, यहाँ बनाऊंगा, ये टेबल के पार्ट हो गया। पे ये आपकी टेबल में आ गया, मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया है कहीं। तो पेयर ऑफ लाइन, कंपेयर द रेशियो, अगर आपने रेशियो कंपेयर किया a1 और a2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग वाली होंगी, ठीक। और इनका जो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये लाइन बोली जाएंगी कंसिस्टेंट, ये लाइन बोली जाएंगी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मीन्स एक ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। तो जब भी आपको देखना है कि लाइनें कैसी हैं तो आप a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकाल लो। अगर नॉट इक्वल टू आ गए तो तुरंत आप 3 रिजल्ट पे पहुंचोगे एक साथ, 4 रिजल्ट बल्कि। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मतलब आपके पास 4 रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट, लाइनें इंटरसेक्टिंग वाली होंगी। दूसरा रिजल्ट, लाइनें कंसिस्टेंट होंगी यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तीसरा पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक ही होगा। चौथा पॉइंट, ग्राफ ऐसा होगा, लाइनें एक बार कट करेगी, ठीक है। अगर आपने रेशो फाइंड किए और रेशो में ऐसा होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आया b1 अपॉन b2 और फिर तीसरा भी आ गया c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल आ गए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, अगर तीनों ही इक्वल आ गए, अगर तीनों ही इक्वल आ गए तो ग्राफ कैसा बनेगा, कौन साइड वाला, कौन साइड लाइंस। तो अब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, कौन साइड वाला ग्राफ बनेगा। और कौन साइड वाले ग्राफ में भी हम इनको क्या बोलेंगे कि ये लाइंस कंसिस्टेंट है, ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। मतलब इसका क्या है कहने का कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। और सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। करते रहो फाइंड, कैसे करेंगे वो देखते हैं क्वेश्चन में। ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक। अगर आपने कंपेयरिंग किया रेशो को और रेशो ऐसे आए a1 अपॉन a2 तो इक्वल आया b1 अपॉन b2 के, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये ना आया, तब आपकी लाइनें हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट लाइन, इनकंसिस्टेंट लाइंस। इस स्थिति में आप सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाओगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन डज नॉट, ये मैंने यहाँ पे इनकंसिस्टेंट ले दिया ना, यहाँ पे मुझे क्या लिखना, पैरेलल लाइन। तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस, और ये कैसे होंगी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब दो लाइन पैरेलल होगी, ठीक। तो इस टेबल में हमने पूरे टॉपिक को समराइज कर दिया है। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अगर रेशो आपने फाइंड की a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो ग्राफिकल ऐसे बनेगी, एक बार इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी। कहने का मतलब क्या है कंसिस्टेंट का, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। अगर तीनों इक्वल आ गए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तो लाइनें कोइंसाइड होगी, मतलब एक के ऊपर एक करेंगी, ओवरलैपिंग वाला केस है। कंसिस्टेंट होंगी मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हम फाइंड कर सकते हैं, करेंगे भी। और कैसे आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के आया,
तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल वाली लाइन होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, नो सॉल्यूशन होगा, हम फाइंड नहीं कर सकते, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमने इसमें आपको पूरे इस एक्सरसाइज 1 को, एक्सरसाइज 1 का इंट्रोडक्शन ये पूरा हो चुका है। अगर आपको ये टेबल अच्छी तरह से समझ में आ गई है जो भी समझाया मैंने आपको, तो आप समझ जाना कि अब आपको केवल मेरे को थोड़ा ग्राफ बनाने समझाने हैं, बाकी कुछ नहीं बचा। और ग्राफ हम समझेंगे कहाँ पर, ग्राफ समझेंगे हम अपनी एक्सरसाइज में समझेंगे। तो पहले हम करते हैं इसके एग्जाम्पल्स, और मुझे लगता है कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल को हम करते हैं अगली वीडियो में, ठीक। तब तक आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स के साथ।